रहमान डकैत की एंट्री तो सबको याद है, आइकॉनिक डायलॉग भी याद है। अस्सलाम वालेकुम यारे। लेकिन क्या आपको एंट्री याद है? दुख तो नहीं, मुझे केवल आश्चर्य है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग दाऊद को जानते हैं, रहमान डकैत को जानते हैं, हाजी मस्तान को जानते हैं, लेकिन अरुण गवली का नाम अक्सर भूल जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर दाऊद अपराध का साम्राज्य था तो अरुण गवली उसकी सबसे बड़ी जमीनी चुनौती थे। एक ऐसा डॉन जिसने दाऊद को पहली बार मुंबई की गलियों में असुरक्षित महसूस कराया, और जब अपराध ने मजहब की चादर ओढ़ी तब उसी वैक्यूम में गवली खड़ा हुआ, न दुबई से न पाकिस्तान से, बल्कि बॉम्बे की मील बेल्ट से। वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कैसे मीलों की राख से एक डॉन नहीं, एक सत्ता निकली, कैसे बॉम्बे सिर्फ डर से नहीं, जमीन की राजनीति से मुंबई बनी। ये कहानी है अरुण गवली की, व्हेन द मील बेल्ट फॉट बैक। दाऊद इब्राहिम के दौर में मुंबई ने एक सच्चाई स्वीकार कर ली थी, अपराध अब सामने खड़ा नहीं होता, वो दूर बैठकर मजहब की ढाल के पीछे चलता था। बॉम्बे का मुंबई बनने का सफर दाऊद की डोंगरी से नहीं बल्कि मील बेल्ट से होकर निकलता था। गिरगांव, परेल, लालबाग, चिंचपोकली, यहाँ दशकों तक मशीनों की आवाज समय तय करती थी। वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। मीलें बंद हो रही थी, जमीन बिक रही थी, और मजदूर फाइल नंबर बनते जा रहे थे। और कांग्रेसी राज एक मूक दर्शक। ये कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म का ग्राफ नहीं था, ये सामाजिक विस्फोट की तैयारी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवली के पहले एक ऐसा नाम था जिसके मर्जी के बिना मील बेल्ट में एक वर्कर हिले ना? जी, हम बात कर रहे हैं दत्ता सामंत की। वो कोई डॉन नहीं थे, ना ही वो गैंगस्टर थे, बस एक आम आदमी, एक डॉक्टर जो मील वर्कर को ट्रीट करते थे। वर्कर्स की हालत देख सामंत देखते ही देखते डॉक्टर साहब से मील मजदूरों की आखिरी कानूनी उम्मीद बन गए। 1982 की टेक्सटाइल हड़ताल सिर्फ मजदूरी की लड़ाई नहीं थी, वो सिस्टम को दी गई खुली चुनौती थी। लेकिन दत्ता सामंत इसलिए खतरा माने गए क्योंकि उन्होंने मील मालिक, राजनीतिक यूनियन और दलालों के पूरे नेटवर्क को बाईपास कर दिया। हड़ताल के समय काम चला गया, कानून तो था नहीं, मजदूरों के सामने 3 विकल्प बचे थे: घर लौट जाना, धीरे धीरे मर जाना, या खुद को संगठित करना। इस वीडियो की लेखिका आप बीती खुद सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं केवल पढ़ देती हूँ। बचपन में मेरी नानी जी कहानियां सुनाती थी। समय था 1980 से 1985 के बीच। नाना जी मील वर्कर थे। नौकरी जाने के बाद हालात ऐसे थे कि एक मामा को गांव भेजना पड़ा, क्योंकि 4 बच्चों का खाना कैसे होगा। सब्जी न होने पर नमक से रोटी खाते थे। मम्मी और मामा 2 साल स्कूल नहीं गए क्योंकि फीस कैसे भरेंगे। और ये हालात लगभग हर मील वर्कर के घर की थी। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये पूरी मील बेल्ट का सन्नाटा था। और इस सन्नाटे में मजदूरों के पास एक आखिरी कानूनी आवाज बची थी: डॉक्टर दत्ता सामंत। लेकिन जब 1997 में दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई तो मील बेल्ट ने समझ लिया कि अब सिस्टम के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जब डॉक्टर साहब की आवाज को गोलियों से खामोश कर दिया गया, तब चौल के कुछ लड़के जो अभी भी सोचते थे कि कानून में कहीं उम्मीद है, उन्होंने कलम और औजार छोड़कर हथियार उठा लिए। और यहीं से रिक्रूटमेंट आसान हो गई। ये कहना गलत होगा कि मील बेल्ट में विद्रोह और गैंग्स सामंत की मौत के बाद ही एक्टिव हुए। बस सामंत की मौत के बाद कानून से उम्मीद खत्म हो गई थी। इसी रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो नाम उभरते हैं, अमर नाइक और अश्विन नाइक। अमर नाइक एक सब्जी बेचने वाले का बेटा, अश्विन नाइक एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, वो भी 80 के दशक में, जब मीलें बंद होना शुरू हो गई थी। ये डिटेल ज़रूरी है क्योंकि इससे समझ आता है कि मील बेल्ट का गुस्सा सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं था। अब डिग्रीधारी इंजीनियर भी हथियार उठा चुके थे। अपने संजय दत्त की वास्तव फिल्म तो देखी ही होगी। हमारे राइटर का भी यही मानना है कि वास्तव अमर नाइक के जीवन पर आधारित है। इंस्पिरेशन कई हैं, लेकिन मोस्टली नाइक पर बेस्ड है। खैर, परेल और लालबाग की सड़कों पर अब सिर्फ मजदूर नहीं, निर्णय करने वाले लोग खड़े थे।
ये हफ्ता वसूली नहीं थी, ये राज्य की गैर मौजूदगी में चलाया गया स्थानीय शासन था। इसका मतलब ये नहीं कि हम हफ्ता वसूली को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम बस उस माहौल को भावनाओं में व्यक्त कर रहे हैं। और इसी जमीन मिड 80s में एक नाम स्थायी बन गया था, अरुण गवली। गवली दाऊद का जवाब नहीं था, वो दाऊद का उल्टा मॉडल था। दाऊद दूर बैठा अदृश्य, गवली सामने मौजूद और बैकग्राउंड में रावण यानी अमर नायक। दगड़ी चाल, कोई छिपने की जगह नहीं थी, एक पता था, आज भी है। वो शादियों में दिखते थे, अंतिम संस्कार में आज भी होते हैं, झगड़ों में बीच में खड़े मिलते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं थी, उनकी ताकत थी उपस्थिति। ऐसी उपस्थिति जिसने दुनिया के लिए उन्हें डैडी यानी पिता का स्थान दे दिया। साल था 1991। अरुण गवली के शूटर दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मार देते हैं। ये एक हत्या नहीं थी, ये घर के भीतर किया गया हमला था। दाऊद सरहद पार बैठकर वार कर रहा था और गवली ने उसके घर के अंदर घुसकर जवाब दिया। बॉम्बे से मुंबई बनते शहर में ये लड़ाई धंधे की नहीं, जनाजों की गिनती की थी। इसी हत्या के बदले में दाऊद जे हॉस्पिटल शूट आउट करता है। पहली बार मुंबई में AK-47 का इस्तेमाल हुआ एक गैंग वॉर में, जब दाऊद ने पारकर की मौत का बदला गवली गैंग के शैलेश हल्दानकर को मार कर ली। और इसी मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया। और यहीं से हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन की लड़ाई निजी, खुली और बेहद हिंसक हो जाती है। हालांकर की मौत में जो AK-47 इस्तेमाल हुए वो अगले अध्याय में कनेक्ट होंगे। कैसे एक मौत ने बॉम्बे को दंगों में धकेल दिया। अभी के लिए मील बेल्ट पर वापस आते हैं। 1991 में मीलें बंद हो चुकी थी और उन्हीं बंद चिमनियों के नीचे अब कंक्रीट के जंगल उग रहे थे। टावर, स्काई क्रैपर, लग्जरी प्रोजेक्ट, ओल्ड बॉम्बे चार्म से मुंबई टावर्स, और यहीं से अपराध का पैसा रूट बदलता है। अब सोना नहीं, स्मगलिंग नहीं, अब बारी है प्रॉपर्टी की। गवली और नाइक गैंग बिल्डरों से प्रोटेक्शन मनी लेने लगते हैं। हर ईंट के साथ अंडरवर्ल्ड का हिस्सा, हर दस्तखत के पीछे दगड़ी चाल का साया। इस दौर में राजनीति और गली अलग अलग नहीं थी। मराठी अस्मिता की भाषा शिवसेना शाखाओं में थी और वही भाषा मील बेल्ट की गलियों में। शिवसैनिक चौल का दबंग और गवली का आदमी ये इंटरचेंजेबल थे, यानी अक्सर एक ही चेहरे। ये कोई लिखित गठबंधन नहीं था, ये सामाजिक ओवरलैप था। और फिर एक बयान आता है जो पर्दा उठा देता है। 1994 की दशहरा रैली में शिवाजी पार्क से बाला साहिब ठाकरे कहते हैं, अगर कांग्रेस के पास दाऊद इब्राहिम है तो शिवसेना के पास अरुण गवली है। ये मजाक नहीं था, ये स्वीकारोक्ति थी। इस सीरीज के लगभग हर अध्याय में हमने देखा है कि कैसे अंडरवर्ल्ड राजनीतिक छाया में रहा है। शरद पवार का दाऊद को भारत से भगाने के आरोप हो, हाजी मस्तान के दरबार में बैठी कांग्रेस नेता हो, या फिर अरुण गवली के लिए समर्थन हो, मुंबई का अपराध जगत अब छुपाया नहीं जा रहा था, उसे राजनीतिक भाषा मिल चुकी थी। फर्क केवल इतना था कि अब मजहब के हरे रंग का डर नहीं, बल्कि पहला भगवा रक्षक बताया गया। क्योंकि जिस दिन सत्ता अपना नाम ले ले, आप डैडी बन जाते हैं और बस यहीं से गवली डैडी बने, दगड़ी चाल में बैठने वाले एक सर्टिफाइड डॉन। गवली ने दाऊद को हराया नहीं, लेकिन उसने एक हद तय कर दी। पहली बार दाऊद डोंगरी की गलियों में असहज हुआ, क्योंकि सामने एक ऐसा पावर मॉडल था जो दुबई से नहीं, दगड़ी चाल से चलता था। हमारे दर्शक जो महाराष्ट्र से नहीं हैं, उनके लिए साफ कर दूं कि दगड़ी चाल का अर्थ पत्थर से बनी इमारत, जैसे पत्थर का मोहल्ला। मुंबई महाराष्ट्र में ऐसी इमारतें अक्सर देखने को मिलती हैं और मुंबई के बायकुला में स्थित थी अरुण गवली की दगड़ी चाल। खैर, बैक टू वीडियो। दाऊद के लिए मुंबई एक मार्केट थी, गवली के लिए मुंबई उसका मैदान, घर है। ये सांप्रदायिक आतंक नहीं था, ये टूटी अर्थव्यवस्था से निकला गुस्सा था। ये राष्ट्रवाद नहीं था, ये रोजगार, सुरक्षा और पहचान की लड़ाई थी। एक और नाम यहाँ अत्यंत सम्मान के साथ दर्ज होना चाहिए और वो है धर्मवीर आनंद दिघे। दाऊद अंडरवर्ल्ड को दूर बैठकर चलाता था, गवली गली में खड़ा था, लेकिन इन्हें राजनीति की भाषा में
ढालने वाला चेहरा था आनंद दिगे। थाने के ये नेता न डॉन थे न अपराधी, वो संगठन थे। जहां गवली डर पैदा करते थे वहां दिगे अनुशासन। और यही वजह है कि 90s के दशक में मुंबई थाने बेल्ट सिर्फ अराजक नहीं हुआ, वो मैनेज्ड पावर जोन बन गया। आनंद दिगे के थाने में सत्ता बंदूक से नहीं कैडर से चलती थी। और ये कैडर मराठी पहचान पर खड़ा था, भाषा की नींव पर खड़ा था, इलाके से और स्थायी मौजूदगी से। यहीं दाऊद की चाल अटक गई। आनंद दिगे ने दाऊद को हराया नहीं, बल्कि उसे थाने में जमने ही नहीं दिया। अरुण गवली किसी क्रांति का नेता नहीं था, वो राज्य की गैर मौजूदगी से जन्मी एक ताकत था। अगर चैप्टर 3 में अपराध ने मजहब पहना, तो चैप्टर 4 में अपराध ने पहचान पहनी। और यही पहचान अगले दौर में हथियार बनने वाली है। इसलिए जल्द ही मिलेंगे वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड इन मुंबई के अगले अध्याय में, व्हेन रिलीजन बिकेम अ बैटलफील्ड।